से आप सब वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे, ठीक है, और उतने ही न्यूमेरिकल्स उतने ही क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और देख रहे हैं जो कि इतने कम टाइम में हो सकते हैं। ज़्यादा अपने सिलेबस को वाइड करेंगे तो जितना कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने इतनी थ्योरी और थोड़े जितने न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया उतनी भी प्रैक्टिस करके चलेगा, आराम से पास हो जाओगे। और इंटरनल असेसमेंट देना मत भूलना, अब तो 22 जनवरी उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस ये क्या होते हैं? तो देखो, होता क्या है कि दुनिया में अलग अलग तरीके की कंपनी है, कितनी सारी लाखों करोड़ों की संख्या में कंपनीज है। तो अगर मान लो कंपनी ए है और कंपनी बी है, ये अपनी तरीके से अकाउंटिंग करेगी, ठीक है, और ये अपनी तरह से अकाउंटिंग करेगी। तो जो इनके यूजर्स होंगे, जैसे जो बैंक हो गया, ठीक है, अगर ये दोनों अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करने लगेंगे तो ये बैंक किसकी अकाउंटिंग को सही समझेगा, किसकी अकाउंटिंग को समझेगा, ठीक है। या इन्हीं दोनों का अगर कंपैरिजन करना हुआ कौन सी कंपनी बेस्ट चल रही है, तो इसकी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग अलग रिजल्ट आएगा और इसके अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग अलग प्रॉफिट कुछ अलग ही दिखाएगा, ठीक है। तो कंपैरिजन एक अच्छी तरीके से हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए फंडामेंटल अकाउंटिंग जो अजम्पशंस है वो क्रिएट किए गए हैं। ये एक बेसिक रूल्स है जिनके बेसिस पर हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहला है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है? देखो, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये मान कर चलो कि बिजनेस आपका चलेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि बिजनेस आपका कल खराब हो जाएगा या फिर मतलब बंद हो जाएगा, ठीक है। आपका बिजनेस बहुत सालों तक चलने वाला है, जब तक कि कोई वैलिड बहुत ही तगड़ा प्रूफ आपके खिलाफ ना मिले या बिजनेस को बंद करने का बहुत तगड़ा रीजन आपको ना मिले, ठीक है। दिस मीन्स वी एज्यूम डेट आर द बिजनेस विल कंटिन्यू इन टू ऑपरेट इन द फ्यूचर, ठीक है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस फ्यूचर तक चलने वाला है, ठीक है। जैसे अगर बाईजूस की बात करूं तो आप गूगल पर जाकर देखना, बाईजूस काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रही है, लेकिन फिर भी बाईजूस ने खुद को बंद नहीं किया या बिजनेस अपना बंद नहीं किया है, वो अभी भी चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब भी कोई ऐसा तगड़ा रीज़न ना मिलेगा बंद करने का, तभी बंद करना है, वरना चलने देना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ शॉप बाइज अ फ्रिज वी एज्यूम इट विल यूज इट फॉर सेवरल डेज, ठीक है। जैसे हम घर में भी देख लो, कई सारी चीज़ें बाइक खरीद के लाते हो तो कई ये सोचते हो कल क्यों खराब हो जाएगी, नहीं ना, एज्यूम करके चलते हो कि ये बाइक कम से कम 10 साल तक चलने वाली है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही कहता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या होता है कि इसमें हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। किस चीज़ को लेकर हमें रहना पड़ता है? अकाउंटिंग मेथड्स को लेकर कंसिस्टेंट। मतलब अगर मैंने 2024 में जिस मेथड से अकाउंटिंग की है, अकाउंटिंग के अंदर जिस भी मेथड्स का प्रयोग किया है, अकाउंटिंग के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट टर्म्स यूज़ किए हैं, ठीक है, जो भी रूल्स मैंने यूज़ किए हैं, वही रूल मैं अब 2025 में भी यूज़ करूंगा, 2026 में भी यूज़ करूंगा। मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। मेरे को हर मतलब कंसिस्टेंट रहना है ईयर बाय ईयर, ताकि जो मैं अपने आप को खुद से कंपैरिजन अच्छी तरीके से कर पाऊँ, ठीक है। जैसे आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा तो उसमें दो मेथड्स होते हैं, एक एसएलएम होता है और एक डब्ल्यूडीवी होता है, ठीक है। तो अगर मैंने अपने फिक्स्ड एसेट्स पे मतलब अपने एसेट्स पे एसएलएम लगाया है, 2024 में एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगाया है, तो मैं आगे भी उसी से लगाऊंगा, ठीक है। तो हमें कंसिस्टेंट रहना है किस चीज़ को लेकर? अकाउंटिंग मेथड्स को लेकर। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है, मान लेते हैं यहाँ पर ये 2024 हो गया, ये 2025 हो गया और ये 2026 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ हमारे ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये करंट ईयर है और ये हमारा नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। ध्यान से समझना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर यानी करंट ईयर में मैंने कोई सेल किया, ठीक है, करंट ईयर में मैंने अपना कोई सेल किया, लेकिन इसका जो पैसा है वो मुझे नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है, ठीक है। करंट ईयर में मैंने कुछ सेल किया है लेकिन इसका जो पैसा है वो मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैं रिकॉर्ड करूंगा वो करंट ईयर पे ही करूंगा, यानी 2025 पे ही करूंगा, 2025 की अकाउंटिंग बुक में ही करूंगा। पैसा मुझे जब भी मिले, लेकिन एक्चुअली में वो इवेंट हो कब रहा है, एक्चुअली में वो इवेंट होगा कब, उस पर डिपेंड करता है। पैसा मुझे कब मिल रहा है इस बात पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करते एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर मैं फ्रिज ला रहा हूँ, ठीक है, अपने घर पे फ्रिज ला रहा हूँ, तो फ्रिज की डिलीवरी मेरे घर पर आ चुकी है, लेकिन मैंने उस दुकानदार से कह दिया कि पैसा जो है वो मैं अगले साल दूंगा, ठीक है। तो फ्रिज जो है वो मेरे घर आ चुका है, तो इसका मतलब अकाउंटिंग बुक में जिस डेट पे एक्चुअली में फ्रिज आया है उसी डेट की अकाउंटिंग बुक में एंट्री होगी। पैसा जब मिले ना मिले, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पैसों के मोमेंट के ऊपर ये चीज़ डिपेंड नहीं करती। दिस मीन्स वी रिकॉर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे हैपन, जब वो हैपन होता है, नॉट
व्हेन वी गेट और पे द मनी। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो। ठीक है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो तो आपकी स्कूल की तरफ से ये बताया गया कि आप स्कॉलरशिप जीत चुके हो। ठीक है, आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो इसका मतलब आपको 1 लाख रुपए मिलने हैं, आपने 1 लाख रुपए कमा लिए हैं, बस आपके हाथ में नहीं आया है। ठीक है, तो आप मान लेते हैं अपनी अकाउंटिंग बुक क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें क्या लिखोगे, उसमें उसी डेट की मतलब उसी डेट की एंट्री करोगे जब आप अनाउंस किए गए हो, जब मतलब स्कूल से जब अनाउंस किया गया हो। तो इसे कहते हैं हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि ध्यान में रखना जरूरी है, और मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको ध्यान में रखना। और कुछ कन्वेंशंस होते हैं। कन्वेंशंस का मतलब होता है परंपरा। ठीक है, कुछ परंपराओं का, जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है कि शादी होती है या फिर कोई सा भी ऐसा रस्म होता है तो कुछ परंपराओं का ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरीके से अकाउंटिंग करते समय भी कुछ परंपराओं का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें हमें 3 परंपरा पढ़नी है। ठीक है, तो उस चीज को अब मैं आपको शॉर्ट में सारे बता देता हूं, ताकि कुछ भी अगर आपके एग्जाम में आ रहा हो तो एक भी चीज मिस ना हो पाए। ठीक है, देखो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट के ये तो 3 मेन है यहाँ पर बताया गया है। ये जो 3 मैंने अभी को आपको पढ़ाया, एक्रूअल, कंसिस्टेंसी और गोइंग कंसर्न, ये 3 मेन है। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, बिजनेस एंटिटी, अगर यहाँ पर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो बोल रहा हूँ, सुन लेना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी ऑनर होगा वो अपने बिजनेस से एक सेपरेट होगा, मतलब ऑनर और बिजनेस दोनों सेपरेट होंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर मान लो मतलब ऑनर के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई फ्रॉड का केस होता है या किसी प्रकार का कोई कर्ज होता है तो बिजनेस में से पैसे नहीं निकाले जाएंगे उस कर्ज को भरने के लिए। ठीक है, बिजनेस के एसेट्स को नहीं बेचा जाएगा उस कर्ज को मतलब भरने के लिए। या फिर अगर मान लेते हैं कि कंपनी कल को इंसॉल्वेंट हो गई, कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, तो घर के एसेट यानी ऑनर के पर्सनल एसेट्स नहीं बेचे जाएंगे। ठीक है, ये दोनों अपने आप में सेपरेट है। ठीक है, ये सेपरेट है और ये भी सेपरेट है, ऑनर भी सेपरेट है और ये भी सेपरेट। जैसे अगर मैं बात करूँ कैपिटल, याद होगा आपको, कैपिटल को एज अ लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल ही बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है, एज अ लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है। क्यों किया जाता है ये समझाता हूँ मैं आपको। ऑनर जो होता है वो स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करते समय कैपिटल बिजनेस में लगाता है। ठीक है, अब बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है और ये दोनों सेपरेट है, कोई रिश्ता नहीं है, तो जाहिर सी बात है बिजनेस की ये लाइबिलिटी बनती है, बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी मतलब ऑपरेशन जब स्टार्ट हो जाए, बिजनेस स्टार्ट हो जाए, तो सबसे पहले कैपिटल पूरा इकट्ठा करके ऑनर को दे। तो इसीलिए बिजनेस के लिए कैपिटल एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ये कहता है हमारे पास बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जरा हम ऊपर देख लेते हैं बाकी कॉन्सेप्ट को। जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो हमारे पास आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करो, आप अपने अकाउंटिंग बुक में सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करो जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक है, जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। जैसे अगर बात करते हैं कि आपके स्टाफ अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आपके स्टाफ जो है ऑनेस्ट है, तो इसको किस तरीके से रिकॉर्ड कर लोगे? आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। मैं बता दूं आपको कि आपके पास क्या है, 2 कार है। ठीक है, तो आप कार को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। आप कार की जब मॉनेटरी वैल्यू पे आओगे, आपके पास 2 करोड़ की 2 कार है, तो उसे आप रिकॉर्ड कर पाओगे। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नाम से आपको पता चल रहा होगा, जिसको हम मनी में मेजर कर सके इसके अकॉर्डिंग उसी को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखो मैं यहाँ पर जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये मानकर चल रहा हूँ कि आपके आंसर राइटिंग, आप जो मतलब आंसर जो बनाकर लिख रहे हो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा ठीक होगी। अगर ठीक नहीं है तो फिर उसके लिए आप एक बार रिवीजन कर सकते हो, मतलब रीडिंग कर सकते हो बुक को, अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, वैसे आप चल जाएगा काम जितना मैं आपको बता रहा हूँ। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे मान लो गोइंग कंसर्न, अभी हमने जो सबसे पहले पढ़ा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चलने वाला है। तो मान लेते हैं आपने ये एज्यूम किया कि मेरा बिजनेस 10 साल चलेगा। ठीक है, मेरा बिजनेस कितने साल चलेगा? 10 साल चलेगा। तो क्या मैं अपने बिजनेस की अकाउंटिंग 10 साल बाद करूँगा? क्या मैं स्टार्टिंग में कर लूँगा उसके बाद 10 साल बाद करूँगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं क्या करूँगा, इस पूरे 10 साल की लाइफ को
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा जहाँ पे मैं अकाउंटिंग करूँगा, और इन्हीं पार्ट्स को हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब अब साल दर साल हम अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल ईयर में अब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हम सारी अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है पूरी लाइफ को मैंने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और मैं फिर उसी के अकॉर्डिंग हर साल अकाउंटिंग करूंगा। अब आप ही बताओ, क्या आप जब नर्सरी में एडमिशन लेते हो तो आपका एग्जाम क्या डायरेक्ट अब 12th में होता है, सीधे 12th क्लास में होता है डायरेक्ट? नहीं, आपका एग्जाम बीच में भी कराया जाता है साल दर साल, ताकि आपके परफॉर्मेंस को परखा जा सके, परफॉर्मेंस को देखा जा सके। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे बिजनेस के भी परफॉर्मेंस को देखने के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को देखने के लिए हमें बीच बीच में अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, आया समझ? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो देखो, आपको जब भी ना कॉस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, और एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, जब भी अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इन सब की अगर आपसे वो पूछे, क्या लिमिटेशन पूछे, तो आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट वहाँ पे चिपका सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको अपनी अकाउंटिंग बुक में जो चीज़ें रिकॉर्ड करनी है वो कॉस्ट पे करनी है, कॉस्ट प्राइस पे करनी है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे का मतलब आपने जितने में खरीदी है वो, आपने जितने में, आपको जितने में पड़ी है वो रिकॉर्ड करो। आज की करंट वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, आपको जितने में पड़ी है वो रिकॉर्ड करो। जैसे मान लो मेरे को, अगर मैं कल को एक ज़मीन खरीदता हूँ जो कि मेरे को 5 लाख की पड़ी है, ठीक है, जो कि मेरे को कितने की पड़ी है, 5 लाख की, आज की करंट वैल्यू उसकी 2 करोड़ है, तो उससे उसको मतलब नहीं है, आप अकाउंटिंग बुक पे 5 लाख ही रिकॉर्ड करोगे, यानी मेरे को जितनी पड़ी है वो रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस करोगे, ना कि करंट प्राइस या सेलिंग प्राइस, जो भी है आपको करना क्या है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो मैं चाहूँगा तो नीचे वाली की चीज़ें भी बता दूंगा जो मैं पीडीएफ में लाया हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि शॉर्ट नोट में जो लिखने के लिए आया उसमें आपको यहाँ पे कुछ दे दो और फिर आप मतलब कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, वैसे 3 मेन मैंने आपको बता दी, वही थे। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है, जैसे आपने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा होगा कि हर एंट्री का, हर ट्रांजेक्शन का डबल इम्पैक्ट होता है। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन का डबल इम्पैक्ट होता है, जैसे कोई क्रेडिट होगा तो कोई डेबिट होगा। जैसे बैंक क्या, आपने पैसे विड्रॉ किए बैंक में से, तो बैंक के पास पैसा कम हो गया, आपके पास पैसा ज़्यादा हो गया, इस तरीके से एक इम्पैक्ट और ये दूसरा इम्पैक्ट है। तो इसी तरीके से डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर चीज़ का डुअल इम्पैक्ट होता है, हर ट्रांजेक्शन का, हर इवेंट का डुअल इम्पैक्ट होता है। ठीक है, आया समझ? तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ अजम्पशंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब बढ़ते हैं कुछ 3 कन्वेंशंस की तरफ जो मैंने परंपरा आपको बताई थी। ठीक है, जरा एक सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर नाम सुनते आपको पता चलो कि इसमें सब चीज़ें डिस्क्लोज कर देनी है, सारी चीज़ें बता देनी है, कुछ चीज़ें छुपानी नहीं है, सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर देनी। हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको अपने शेयर होल्डर से, आपको अपने यूजर्स से, ठीक है, यूजर्स कौन, जो कि आपके अकाउंटिंग का यूज़ करने वाले हैं, आपको अपने यूजर से, आपको अपने शेयर होल्डर से कुछ भी छुपाना नहीं है, सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दी, अपने डिस्क्लोज कर देनी है अपने बिजनेस के बारे में। शेयर होल्डर्स ये भी आपकी क्या है, ये आपके यूजर्स हैं। ठीक है, ये आपके अकाउंटिंग के यूजर्स हैं। बैंक ये भी आपके अकाउंटिंग के यूजर्स हैं। तो इन लोगों के सामने कभी भी किसी चीज़ को छुपाए ना, फुल डिस्क्लोज करें सारी चीज़ों को। अब जैसे आप शार्क टैंक देखते होंगे, शार्क टैंक देखते नहीं होंगे, आपने सुना होगा, वहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं फंडिंग रेज करने के लिए, फंड लेने के लिए और उनको शेयर होल्डर्स बनाने के लिए, ठीक है, तो क्या वहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में वो कुछ भी छुपाते हैं? नहीं छुपाते। ठीक है, आपने देखा होगा सारी चीज़ें वो डिस्क्लोज कर देते हैं, पिछले साल कितनी सेल हुई थी, हमने किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया, क्या क्या चैलेंजेस आए, सारी चीज़ें वो डिस्क्लोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगला बंदा मेरा शेयर होल्डर है, वो जब मेरे में इंटरेस्ट दिखाएगा और मैं उसके साथ अच्छा रहूँगा, ऑनेस्ट रहूँगा, सारी चीज़ डिस्क्लोज करूँगा, तो फिर मेरा भी फायदा होगा। ठीक है, तो पहली परंपरा ये कहती है। दूसरी परंपरा क्या कहती है? कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी इसका मतलब क्या है? मटेरियलिटी का मतलब क्या है? मटेरियलिटी का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी है या ऐसी चीज़ें आपको बतानी है यूजर्स को जो कि इंपॉर्टेंट है। मटेरियल का मतलब हो गया यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब कि बहुत, अब आप कहोगे किस तरीके से पता लगेगा कि हमें वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ठीक है,
किस तरीके से हमें पता लगेगा? जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 1 करोड़ रुपए अगर मैं कमाता हूँ तो मेरे लिए 1 लाख रुपए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मेरे लिए 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। और वहीं अगर कोई बंदा अगर 50,000 रुपये कमाता है, या मान लेते हैं 2 लाख रुपए कमाता है, तो उसके लिए 50% है 1 लाख रुपए, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होगा 1 लाख रुपए, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो कोई चीज़ एक बंदे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई चीज़ एक बंदे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है। तो हमें कैसे पता लगेगा? तो ध्यान से सुनना ये मेरी बात, कि अगर किसी चीज़ को छुपाने से, मतलब सॉरी, अगर किसी चीज़ को डिस्क्लोज करने से, बताने से अगर हमारा डिसीजन बदल सकता है, अगर सामने वाले का डिसीजन बदल सकता है तो उसे बता दो, ठीक है। अगर डिसीजन नहीं बदल सकता तो उसे मत बताओ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक जो थोड़ा हट के एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि अगर आप कहीं जाए, एक राहुल नाम का लड़का, अब राहुल चाहता है अपने लिए लड़की देखने के लिए, ठीक है, अपने परिवार के साथ अपने लिए लड़की देखने के लिए जाता है। अब राहुल की आदत है कि वो पान खाता है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा राहुल की आदत क्या है, वो पान खाता है। तो राहुल के पापा को लगा कि ये चीज़ अगर लड़की वाले सुनेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। राहुल को, मतलब राहुल के पापा को लगा कि अगर ये चीज़ लड़की वालों को पता लगेगा कि राहुल पान खाता है तो इससे उनके डिसीजन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये उतनी मटेरियल नहीं है, ये चीज़ उतनी मटेरियल नहीं है यहाँ बताने लायक। लेकिन अब राहुल क्या करता है, राहुल दारू भी पीता है, ठीक है, ये बस एग्जाम्पल के लिए, कोई पर्सनली ना ले, ठीक है। राहुल क्या करता है, वो दारू भी पीता है। तो उस समय पे ये जो चीज़ है, ये उसके पापा को लगा कि हाँ ये जो चीज़ है ये बताने लायक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो, या तो उनका डिसीजन बदल भी सकता है, वो शादी के लिए मना भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने ये चीज़ छुपाई तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जिनको बताने से डिसीजन बदलने की संभावना है, उन्हें बता देना चाहिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तीसरा हो गया कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, जिसे हम प्रूडेंस कहते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है, पहली बात तो ये समझो, ये वर्ड होता है कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, ठीक है, अपने आप को बचाओ भाई, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए एक प्रोविज़न बना लो, ठीक है, प्रोविज़न बना लो। मान लो आपको पता है, मान लो किसी इवेंट में आपको ऐसा लग रहा है, किसी ट्रांजैक्शन में, किसी डील में ऐसा लग रहा है कि आगे चल के मेरे को लॉस होने वाला है, तो आप पहले ही उसके लिए तैयार बैठो, पहले ही उसके लिए प्रोविज़न सेट कर लो, पहले उसके लिए प्रोविज़न बना लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3 कन्वेंशन। एक कॉन्सेप्ट छूट रहा था जो मैचिंग कॉन्सेप्ट था वो, ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि आपका अगर प्रॉफिट 12 महीने का है, ठीक है, एक्सपेंसेस भी 12 महीने का ही होना चाहिए इन दोनों को मैच करने के लिए, ठीक है, समझ में आया। अगर मान लेते हैं आप प्रॉफिट देख रहे हो 1 साल का और एक्सपेंसेस देख रहे हो 1 महीने का, ठीक है, तो आप 1 महीने का एक्सपेंसेस 10,000 है और प्रॉफिट मतलब 1 साल का कितना है, 1 करोड़, तो आप खुश हो गए, बाप रे मेरे को कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है, अगर आप 1 साल का प्रॉफिट देख रहे हो तो 1 साल का भी एक्सपेंसेस देखो, ठीक है। तो इसे कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत हो गया एक कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन। प्रायर पीरियड आइटम्स, दीज आर द मिस्टेक्स और थिंग्स लेफ्ट आउट ऑफ द अकाउंट्स इन द अर्लियर ईयर। पहले के ईयर्स में हमने कोई मतलब गलती कर दी होगी, कोई बड़ी मिस्टेक कर दी होगी, जिसकी वजह से अकाउंटिंग के ऊपर, जिसकी वजह से अकाउंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा होगा। दे आर फिक्स्ड इन द करंट ईयर, ठीक है, जो कि इस करंट ईयर में हमें फिक्स्ड करनी है। एग्जाम्पल, इमेजिन अ लास्ट ईयर यू फॉरगॉट टू इंक्लूड अ बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन योर अकाउंट्स, ठीक है। अब हमने अकाउंट्स पे अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल इंक्लूड नहीं किया, ये चीज़ है। व्हाट इज़ IFRS, वाई डू वी नीड इट, मतलब क्यों हमें ज़रूरत है और ये है क्या। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% चांसेस किया है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, दीज आर द रूल्स मेड सो कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन प्रिपेयर देयर अकाउंट्स इन द सेम वे। वही चीज़ है, IFRS का मतलब हो गया है, ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि इस मतलब इस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है, इन स्टैंडर्ड के बेसिस पर आपको अकाउंटिंग करनी है, तभी आप सारी कंपनी। अब जैसे देखो, इंडिया के अंदर सारी कंपनीज का कंपेयर करके आपको बताना है कि 2024 की सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है, तो किस तरीके से बताओगे, उनके अकाउंटिंग को देखकर, ठीक है, उनको ये देखकर कि प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, तो आप कभी कंपेयर कर पाओगे अगर वो अलग तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, नहीं कर पाओगे।
तो इसीलिए IFRS क्या करता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है, एक रूल बनाता है कि जिसके बेसिस पर आपको अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, हमें की जरूरत है इसकी, इट हेल्प्स पीपल कंपेयर कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज। वही चीज सेम मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। ठीक है, इन्वेंट्री एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एंड इन्वेंट्री सिस्टम्स। Definition of inventory, accounting standard 2. Inventory means goods a business owns and plans to sell or material it uses to make products. देखो इन्वेंट्री क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था ये चीज़, कि जो बिजनेस के द्वारा ऑन किया जाता है ऐसे गुड्स पर किस पर्पज़ के लिए, सेलिंग के पर्पज़ के लिए, बेचने के लिए। ठीक है, इसमें कौन कौन क्या क्या इंक्लूड होता है, रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस वाले गुड्स होते हैं और फिनिश्ड गुड्स होते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री सिस्टम कैसे कौन कौन से होते हैं, पीरियोडिक होता है और परपीचुअल होता है, मैंने आपको बता दिया था, कल ही बताया था। ठीक है, इन्वेंट्री इज चेक्ड एंड काउंटेड एट स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम में इसका काउंटिंग किया जाता है, मतलब वो मंथली हो सकता है या ईयरली हो सकता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसके, सिंपल टू यूज़ है, सिंपली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, यू वॉन्ट नो द एग्जैक्ट स्टॉक एट एनी टाइम। आप एक एग्जैक्ट स्टॉक अपना एनी टाइम नहीं पता कर सकते। ठीक है, परपीचुअल में क्या होता है, हर सेल, हर परचेज के बाद, हर ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ पर इन्वेंट्री को अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये तो आप पढ़ लेना। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के थ्रू। डेफिनेशन, दीज आर द लॉन्ग टर्म एसेट्स और अ कंपनी यूजेस टू मेक प्रोडक्ट्स और रन द बिजनेसेस लाइक बिल्डिंग्स। अब देखो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स, अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे कि ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है जो कि कंपनी के साथ बहुत सारे सालों तक काम करने वाली है और कंपनी इन्हीं का यूज़ करके कंपनी रन करती है, बिजनेस रन करती है और प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। इनको सेलिंग के पर्पज से नहीं रखा जाता, इनको रखा जाता है प्रोडक्शन के पर्पज से, इनको रखा जाता है रनिंग के पर्पज से। ठीक है, इसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, आइटम्स हेल्ड फॉर सेल लाइक इन्वेंट्री जाहिर सी बात है अगर वो सेल के लिए, तो लॉन्ग टर्म कैसे है, लॉन्ग टर्म एसेट्स कहाँ हो, करंट एसेट्स हो गए, मैंने कल भी बताया था सबसे लार्ज करंट एसेट्स होते हैं हमारे पास इन्वेंट्री। ठीक है, आइटम्स फॉर पर्सनल यूज़, अगर कुछ पर्सनल यूज़ के लिए रखा गया, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट और मिनरल्स, ये चीज़ तो जाहिर सी बात है नहीं हो सकती। ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एंड डिफरेंस फ्रॉम ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है, दिस इज व्हेन अ बिजनेस डिवाइड्स इट्स अकाउंट्स बाय डिफरेंट सेक्शंस और डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जब एक बिजनेस क्या करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपने आप को डिवाइड कर देता है और उनके फंक्शन के बेसिस पर, डिवीजन के बेसिस पर, तो वहाँ पर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती है, सारे डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग में क्या होता है, ब्रांच अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अपने ब्रांचेस अलग अलग सेट कर लेते हैं, अपने ब्रांचेस अलग अलग जगह पर खोलते हैं, तो ये एक ग्रोथ की निशानी होती है। अगर जाहिर सी बात है आप एक गली में एक दुकान चला रहे हो और कल को आपकी दुकानें जो है वो गली गली खुल रही है, तो ये जाहिर सी बात है ब्रांचेस खुल रही हैं और आपके ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, कीप सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच, अभी हम ब्रांच अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं लास्ट में। ठीक है, पूरे लास्ट तक वीडियो में बने रहना। और बैड डेट्स के एडजस्टमेंट, जो कि पिछली वीडियो में कन्फ्यूजन हो गई थी थोड़ा बोलने में, तो इस चीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंटल डिफरेंस देख ले, डिपार्टमेंटल फोकसेस ऑन पार्ट्स ऑफ वन लोकेशन, एक ही लोकेशन पे है लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट है, यानी कहने का मतलब ये है अपने अंदर ही है। ठीक है, बिल्डिंग एक ही है, अलग अलग डिपार्टमेंट है जो कि फोकस करता है। ब्रांच क्या करता है, सेपरेट लोकेशंस, मतलब अलग अलग, जैसे पटना में हो गया, मुंबई में हो गया, इस तरीके से अलग अलग सेपरेट लोकेशंस पे फोकस करता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन, ये क्या होता है, मतलब अगर आपको स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है कि डेप्रिसिएशन जो है ये एक प्रोसेस होता है एलोकेशन का, इसको बताओ। तो एलोकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, एलोकेशन का तो पहली बात वर्ड से निकल रहा है एलोकेट। ठीक है, समझ में एलोकेट, ये तो समझ में आ गया। डेप्रिसिएशन इज हाउ वी स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एन एक्सपेंसिव आइटम ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। देखो मान लेते हैं 10,000 का मैं कोई सामान लाया, ठीक है, 10,000 का कोई सामान लाया और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 5 साल इसको मैं यूज़ करूँगा, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल। ठीक है, तो आप ये बताओ कि डेप्रिसिएशन आप कितना अज्यूम करके चल रहे हो, आप यही अज्यूम करोगे, जाहिर सी बात है 2,000 पर ईयर। ठीक है, 2,000 पर ईयर। तो मैंने क्या किया, मैंने इस साल को एलोकेट किया 2,000, इस साल को एलोकेट किया 2,000, इस साल को एलोकेट किया 2,000। तो यहाँ पर वही तो बात पूछी जा रही है, डेप्रिसिएशन को प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ही बताया जा रहा है, तो मैं एलोकेट ही तो कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये चीज़ समझने वाली है। लिमिटेशन क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, दे डोंट शो एवरीथिंग, हर चीज़ ये रिकॉर्ड नहीं करती ना दिखाती है, जैसे एम्प्लॉयज़ स्किल्स कितने एम्प्लॉय आपके ऑनेस्ट है, मैनेजमेंट कितना अच्छा है, ये चीज़ें नहीं, सिर्फ मॉनेटरी टर्म रिकॉर्ड करता है। दे यूजेज एस्टिमेट्स, देखो एस्टिमेट्स का मतलब है अंदाजा लगाना, एज्यूम करना, ठीक है। जैसे अपनी डेप्रिसिएशन में किया कि 5 साल मशीनरी चलने वाली है, 5 साल हमारी बाइक चलने वाली है, ठीक है। तो इसमें एस्टिमेट्स लगाया जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू बहुत मतलब पता नहीं चलती है, ठीक है। दे मे नॉट रिफ्लेक्ट करंट मार्केट वैल्यूज़, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि कई सारी चीज़ें हम कॉस्ट प्राइस पे भी रिकॉर्ड करते हैं, तो जो कि करंट मार्केट वैल्यूज से मैच नहीं होती है। दे फोकस ऑन मनी नॉट अदर बिजनेस एस्पेक्ट्स, ठीक है। वो मनी टर्म में ही फोकस करते हैं, कोई और दूसरा बिजनेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मनी स्पेंड ऑन डेली ऑपरेशन, डेली डे टू डे लाइफ में जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं बिजनेस के द्वारा की जाती है, उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल वाले जो कभी कभार एक बार करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो, एक अगर आप एक दुकान का रेंट दे रहे हो तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप मंथली दे रहे हो। लेकिन अगर आप एक दुकान खरीद रहे हो तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। रोज तो खरीदते नहीं हो कि सो के उठ के फिर दुकान खरीदने चले गए, ठीक है। नॉर्मल और एब नॉर्मल लॉस फॉर अ ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। नॉर्मल लॉस, दिस इज एक्सपेक्टेड लॉस फ्रूट्स रोटिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। देखो नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं, जो आपको पता है, एक्सपेक्टेशन है, आपको पता है पहले से, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि भाई मुझे लॉस हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है नॉर्मल लॉस। एब नॉर्मल लॉस होता है जो हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं होता, ठीक है, एक्सपेक्टेड ही नहीं होता। जैसे डेप्रिसिएशन मान लेते हैं, डेप्रिसिएशन कंपनी को पता है कि मेरे जो गुड्स होंगे, मेरे जो एसेट्स होंगे वो डेप्रिसिएट होने वाले हैं, ठीक है। या मेरा जो गुड्स ये जो है ये 1 साल बाद खराब हो जाएगा, तो ये एक नॉर्मल लॉस है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी, मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। अनएक्सपेक्टेड का मतलब, मान लो अगर भूकंप आया मेरी पूरी बिल्डिंग गिर गई, तो ये हो गया एब नॉर्मल लॉस, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, दिस इज मनी ऑन समथिंग दैट विल हेल्प द बिजनेस फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो कि हम करते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, जो कि बिजनेसेस के हेल्प करती हैं आगे, मतलब उसके सर्वाइवल में। जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, बिजनेस की मार्केटिंग करती है, बिजनेस की मार्केटिंग नहीं होगी तो चलेगा कैसे, लोग कस्टमर खरीदेंगे कैसे, ठीक है। तो इस तरीके से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन चीज़ों पे खर्च किया जाता है, ऐसा अमाउंट जो ऐसी चीज़ों पे खर्च किया जाए जो बिजनेस की हेल्प करेगा उनके सर्वाइवल में, ठीक है। जैसे इफ़ यू स्पेंड अ लॉट ऑन एडवर्टाइजिंग इट विल बेनिफिट द बिजनेसेस फॉर ईयर्स, ठीक है, वही चीज़ है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, इट शोज द करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक, इट इंश्योर्स प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियोडिक, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट ऐसे इजी लैंग्वेज में लिखे पड़े हैं जिसको मैं मतलब अब इसमें क्या समझाऊँ, आपको पढ़ के पता चल रहा होगा, ठीक है। लीज के बारे में पढ़ लेते हैं, अभी हमारा लास्ट है, ये मैं बता चुका हूँ ऊपर ही। लीज क्या होता है, अ लीज इज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होता है वेयर वन पर्सन, जब एक पर्सन लेजर अलाउज द अनदर पर्सन टू यूज एन एसेट्स। एग्जाम्पल के लिए समझना, मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है, मैं एक बंदे को उसको चलाने के लिए दे रहा हूँ, उसके बदले में मैं उससे क्या लूँगा, पेमेंट्स लूँगा, रेगुलर मतलब कह सकते रेंट लूँगा उससे, ठीक है। तो मेरी गाड़ी है, मैं उसे दे रहा हूँ, मैं हो गया लेज़र, और वो ले रहा है मेरे से गाड़ी, वो हो गया लेज़ी, ठीक है, वो हो गया लेज़ी। तो इस चीज़ को लीज कहते हैं। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आप अपने एसेट्स को देते हैं किसी बंदे को, किसी को चलाने के लिए, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके बदले में रेगुलर पेमेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये मैंने आपको बताई दिया एग्जाम्पल। अब डिफरेंस बिटवीन मतलब डिफरेंस समझ लेते हैं फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज में, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं फाइनेंशियल लीज का। फाइनेंशियल लीज इज अ लॉन्ग टर्म लीज वेयर द लेजी यानी यूजर जो यूज कर रहा है, जिसको मैंने दिया है, यूजेस द एसेट्स ऑफ मोस्ट ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। देखो फाइनेंशियल लीज में क्या होता है कि जो भी एसेट्स होता है और जो बंदा यूज कर रहा है वो उस एसेट्स का जितना भी लाइफ है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट वही यूज करता है, ठीक है। लेजर जो होता है यानी जो बंदा उसको देता है एसेट यूज करने को, उसके पास बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है, वो बस पेमेंट लेता रहता है, लेकिन जो मेन पार्ट है पूरे बिजनेस का मतलब पूरी लाइफ का वो यूज करता है, ठीक है। ऑनरशिप, द लेजी डोंट ओन द एसेट, वो खरीदता नहीं है, मतलब उसको मालिक नहीं होता, लेकिन सारी चीज़ें बेनिफिट देखो, ऑल द बेनिफिट, और रिस्क भी वही बेयर करता है, ऑनरशिप का रिस्क भी वही बेयर करता है और बेनिफिट भी सारे वही लेता है। कैंसिलेशन, इट यूजुअली कैन नॉट बी कैंसल्ड ईजिली, ये कैंसिल नहीं होता ईजिली, ठीक है।
ऑपरेटिंग की बात करूं, अब जैसे एग्जांपल पढ़ लेते, समझ में आ जाएगा आपको। अ कंपनी लीजेज अ मशीन फॉर 10 ईयर्स, एक कंपनी ने लीज किया एक मशीन को 10 साल के लिए, ठीक है। द मशीन्स यूजफुल लाइफ, अब 10 साल उसकी लाइफ ही है, अब क्या है 10 साल उसकी लाइफ ही है। बाई द एंड ऑफ द लीज टर्म द कंपनी हैज़ यूज द मशीन फॉर इट्स एंटायर लाइफ, सो इट्स नोइंग एट इट विदाउट बाइंग इट। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं मैंने किसी बंदे से बाइक लीज पे ली है और उस बाइक की जो मतलब लाइफ है वो 5 साल ही है, ठीक है, 5 साल ही है, और मैंने 5 साल उस बाइक को अच्छी तरीके से यूज़ किया। तो जिसकी बाइक है क्या उसने यूज़ किया? नहीं किया, ठीक है। तो सारा जीवन मैंने ही यूज़ किया, जब तक वो बाइक चली है तब तक मैंने ही यूज़ किया। इस चीज़ को फाइनेंशियल लीज कहेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज में आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म हो गया, वही चीज़ है, बस उसको घुमा फिरा के बता दिया है कि वो लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है। तो इतना देखो मैंने आपको बता दिया है, इतनी ही चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आ सकती है। याद रखना एक बात का, अगर आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी वीक है तो प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि आप रीडिंग करके जाएं और ध्यान से जाएं, अच्छी तरीके से बना कर लेके। ज़्यादा टेंशन ज़्यादा स्ट्रेस लेके मत जाओ, पास आराम से हो जाओगे। इंटरनल असेसमेंट दे रखा है और थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लोगे तो, ठीक है, मेरी गारंटी है आप पास हो जाओगे। भले ही मेरी वीडियो नहीं भी देखते और अच्छी खासी मतलब थोड़ा आंसर राइटिंग भी देख लेते और पढ़ लेते तो पास हो जाते, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो कि कॉपी में करेंगे, लैपटॉप पे पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन थे जो कि कंफ्यूजिंग हो गए थे, थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट हो गए थे पिछली वीडियो में, इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो बैड डेट्स के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, यानी जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा होगा, डेटर्स मान लो 50,000 दे रखा है, ठीक है। बैड डेट्स मान लो 5,000 दे रखा है, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का वैल्यू दे रखा है हमें 2500, ठीक है। ये हमारे पास वो है जो कि हमें डब्बे के अंदर बना के दिया रहता है, ठीक है। अब केस नंबर 1 चलते हैं, केस नंबर 1 को देखते हैं, जिसमें नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन है, ठीक है। नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, ठीक है। हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी नीचे हमें एडिशनल पॉइंट्स में कुछ भी नहीं बोला है, तो उस समय पे हम क्या करेंगे, उस समय पे हम बनाएंगे P&L, ठीक है। हम क्या करेंगे, बनाएंगे P&L और टू बैड डेट्स लिखकर यहाँ पे लिखेंगे 5,000 और बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख देंगे 2500, ठीक है। ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया डेबिट साइड। अब इस बार थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये इस तरफ ही आने वाला है आगे वाले केसेस में भी, ठीक है। तो अगर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। केस 2 पे चलते हैं, ठीक है। केस 2 पे चलते हैं। बैड डेट्स हमारे पास एडिशनल पॉइंट में गिवन है 10,000, ठीक है। आपको बैड डेट्स के नाम से दे सकता है, फर्दर बैड डेट्स के नाम से दे सकता है वहाँ पे एडिशनल पॉइंट में, तो कंफ्यूज मत होना कि दोनों अलग अलग कैसे हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम P&L अकाउंट में टू बैड डेट्स तो लिख देंगे, ठीक है। जो ऊपर क्या थोड़ा वो तो लिख देंगे, 5,000 जितना है हमारे पास क्वेश्चन में वो तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख देंगे। फिर बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी सीधे सीधे लिख देंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, जो 10,000 आया है, ठीक है, 10,000 जो एडिशनल पॉइंट में है, इसे हम फर्दर बैड डेट्स के नाम से ऐड कर देंगे, फर्दर बैड डेट्स के नाम से यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। अब P&L में हुआ है तो बैलेंस शीट में भी कुछ ना कुछ होगा, तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड जो डेटर होता है, डेटर कितना है 50,000, ठीक है, डेटर होता है, उसमें से हम बैड डेट्स को, एडिशनल पॉइंट वाले बैड डेट्स को, फिर से बता रहा हूँ, एडिशनल पॉइंट वाले बैड डेट्स को, अंदर जो बैड डेट दिया है वो तो पहले से ही माइनस होता है, एडिशनल पॉइंट वाले बैड डेट्स को माइनस कर देना, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 40,000, ठीक है, 40,000 आ गया। और ऊपर देखो, ऊपर वाले में ये भी जो भी ट्रीटमेंट हुआ है, बैलेंस शीट में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट में डेटर्स 50,000 ही रहने वाला है, ठीक है। तो केस 2 आपको समझ में आ गया, केस 1 आपको समझ में आ गया, केस 3 की तरफ बढ़ते हैं। केस 3 देख लेते हैं। केस 3 में हमसे बोला गया है कि बैड डेट्स 10,000 है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी एडिशनल पॉइंट में बोला गया है 10% का,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी 10% का अंदर भी दिया हुआ है 2500 और बाहर भी हमें 10% एक रेट दिया हुआ है। उस केस में क्या करेंगे, P&L अकाउंट, ठीक है। फिर सेम चीज़, पहले बैड डेट्स तो लिखेंगे ही अंदर का 5000 बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हो गया 2500, ठीक है। क्रेडिट साइड मैंने अभी बताया ये तो आने ही वाला है हमेशा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फर्दर बैड डेट्स के नाम से 10,000 रुपये ऐड कर देंगे, ये जो एडिशनल पॉइंट में है इसको हम फर्दर बैड डेट्स के नाम से ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर बैलेंस शीट की तरफ थोड़ा देखते हैं। डेटर्स, ये चीज़ आप नोट, जो अभी मैं बैलेंस शीट में करके दिखा रहा हूँ, ये आप वर्किंग नोट में भी करके डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। डेटर्स कितना है, 50,000, ठीक है। डेटर्स कितना है, 50,000। इसमें से माइनस कितना है, बैड डेट्स, पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले केस की तरह 10,000 इसमें से माइनस कर देना जो एडिशनल पॉइंट वाले हैं, बचेगा कितना, 40,000। अब इस 40,000 पे आप जब 10% लगाओगे, 40,000 पे जो बच के आया है, याद रखना डेटर्स में से बैड डेट्स घटाने के बाद जो बच के आया है उसमें आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लगाओगे, ठीक है। तो वो होगा हमारे पास 4,000 रुपये, यहाँ लिख देंगे और ये आ जाएगा 36,000 रुपये डेटर्स की वैल्यू बैलेंस शीट में। और 4,000 रुपये का क्या करना है, इस तरफ 4,000 रुपये ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर 4,000 रुपये ऐड कर देना है। अब चलते हैं अपने लास्ट केस की तरफ, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या करना है, क्या बोला गया है, बैड डेट्स बोला गया है हमसे 10,000 का, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोला गया है 10% का। डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बोला गया, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट बोला गया है 2% का, ठीक है। कितना परसेंट भी बोले, किस तरीके से करना है ये बता दो, फिर कह रहा हूँ कैलकुलेटर लेके जाना, फिर वहाँ पे बहुत झोल माल होता है, ठीक है। प्रोविजन मतलब P&L अकाउंट में क्या करना है, P&L अकाउंट में टू बैड डेट्स 10,000, सॉरी 10,000 नहीं, 5,000 है, ठीक है। टू बैड डेट्स 5,000, ठीक है। फर्दर बैड डेट्स जो कि बाहर दिया हुआ है, ये तो लिखना ही फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। 10,000 ऐड करना है इसमें, ठीक है। ये तो पिछले बार से करते आ रहे हैं। और क्रेडिट साइड जो हम PFDD लिखते थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2500, ये तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ। बैलेंस शीट में क्या करना है, डेटर्स में ध्यान से देखना, डेटर्स में से पहली बात तो बाहर वाला बैड डेट्स माइनस करना है, जो कि हम केस 2 से करते आ रहे हैं। बाहर वाला बैड डेट्स माइनस कर देना है, ठीक है। कितना बचा, 40,000। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया हुआ है हमें, तो इसी 40,000 पे लगेगा और माइनस होगा इसी से, ठीक है। तो 4,000 माइनस हो गया, कितना बचा, 36,000। ये 4,000 को हमें इधर क्या करना है, प्लस करना है केस नंबर 3 की तरह, ठीक है। अब डिस्काउंट का क्या मैटर है, डिस्काउंट का मैटर ये है कि जो बचकर आया है आपके पास माइनस करने के बाद, इसके ऊपर 2% लगा दो, 720 होता है, इसे माइनस कर दो, ठीक है। जितना भी यहाँ पे लिख के डिस्काउंट 720 से इसमें माइनस कर दो, जो भी आएगा यहाँ पे वो डेटर्स की वैल्यू हो जाएगी एसेट्स अकाउंट में। और फिर आपको क्या करना है, डिस्काउंट को यहाँ प्लस कर देना है, ठीक है। डिस्काउंट को यहाँ जो भी आंसर आएगा वो प्लस कर देना है और ये हो जाएगा फिर आपका टोटल करके जब लिख दोगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बैड डेट्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है ब्रांच अकाउंटिंग का। ब्रांच अकाउंटिंग के आपके पास 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक दूसरे सिस्टम से बोलेगा करने को और एक दूसरी तरीके से बोलेगा करने को। तो दूसरा जो पहला जो तरीका है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, मतलब वो छोटा तो है, शॉर्ट तो है, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, तो इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया है इसमें। और ये वाला मैं आपको इजीली तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर मैं एक और बात कह रहा हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि ब्रांच, अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप मेट्रो में देख रहे हो तो फिर ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि फिर इसे देखने का कोई मतलब नहीं, आप फिर से रिवीजन कर लो थ्योरी का, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन, ये देखते हैं। और इतने अकाउंट देख के डरो मत, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आगरा जनरल स्टोर है जो ऑपरेट करता है एक ब्रांच जयपुर में, ठीक है। आगरा एक जनरल स्टोर है जो कि एक जयपुर में ब्रांच उसने खोल रखी है। गुड्स आर सेंड टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%। होता क्या है कि मतलब गुड्स के जितने भी प्राइस है उसमें 20% 25% जोड़कर हम क्या करते हैं, ब्रांच को भेजते हैं, जिस प्राइस को कहते हैं हम इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कहीं कभी मतलब कहीं कहीं पर
ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस में से उसे निकाल कर अलग करना पड़ता है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है। ब्रांच मेंटेन्स इट्स सेल्स लेजर एंड डिपॉजिट कैश रिसिप्ट इन द हेड ऑफिस। ठीक है। अकाउंट ओपन एट द SBI डेली, ऑल द एक्सपेंसेस आर पेड बाई आगरा वाइट चेक्स। ठीक है। फ्रॉम द वो चीज़ें, अब हम मेन चीज़ों पे आते हैं। प्रिपेयर करना है हमें क्या, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, और एक और अकाउंट बनेगा जो कि होता है गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है। तो ये हमारे पास अच्छी तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि मैं जो करवाऊंगा वो दूसरी कॉपी में करवाने वाला हूँ। ठीक है। इसी वजह से तो देखो, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास स्टॉक का कितना है, 2500 है, जो कि इनवॉइस प्राइस पे है। मैंने अभी भी आपको बताया, इसका मतलब इसमें 25% जुड़ा पड़ा है। ठीक है। सेलिंग प्राइस का 25 मतलब पहले से ही 25% जुड़ा पड़ा है। क्लोजिंग बैलेंस में भी देखो आईपी में है। ठीक है। डेटर्स की ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1400, और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1250। कैश सेल्स 10,800, क्रेडिट सेल्स 7,000। ठीक है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स 6,600, डिस्काउंट अलाउड, ये ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट आईपी, ये भी आईपी में भेजा गया 18,200 का। वेजेस पेड बाई एचओ हेड ऑफिस जो कि है 800, और सनराइज। ठीक है। क्वेश्चन देख लो, अभी जब हम करने वाले हैं तो फिर आपको चीज़ें समझ में धीरे धीरे आने लगेंगी, और फिर जब लास्ट में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, तो और चीज़ें आ जाएंगी आपको समझ में। ठीक है। एक बार सबसे पहली बात ये है कि आपसे बोला गया है कि कॉस्ट पे 25% एक्स्ट्रा जोड़ के हमें भेजा गया है, यानी इनवॉइस प्राइस जो है वो कॉस्ट का 25% ज़्यादा है। ठीक है। तो मान कर चलते हैं, मैं मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, कॉस्ट जो है 100 है। ठीक है। 25% यानी 25। ठीक है। और यानी 125 जो है वो इनवॉइस प्राइस हम मान के चलते हैं। ठीक है। ये बस आपको छोटी सी चीज़ें समझने की। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंट्स को बनाना। ध्यान से देखते रहना किस तरीके से बनने का अकाउंट्स। ब्रांच कुछ भी नहीं करना है, बस आपको चीज़ें समझते चलना है। एक तरीके से मैं बोलूँ आपको, रट्टा मारते हुए चीज़ों को चलना है। अगर आप फॉर्मेट समझ गए, पक्का पूरे नंबर आपके हैं। ठीक है। ये है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है। फिर बनता है ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर रेट पर्टिकुलर। ठीक है। मैं उस तरीके चीज़ों को लिख नहीं रहा, तो आप इसको देख लेना। ठीक है। समझ लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले हम इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जो कि हमारे पास दिया हुआ था 2500 रुपये। ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। 2500 रुपये दिया हुआ था। अब एक और बात नोटिस की होगी आपने, वो आईपी पे था, यानी इनवॉइस प्राइस पे था। इनवॉइस प्राइस पे था, तो इसको हम क्या करेंगे, उस इनवॉइस प्राइस को अब हमें हटाना है, तो उसका हम करने क्या वाले हैं, तो कैसे हटाएंगे। तो इसके लिए जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है एक अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है। यानी इसका 25% निकाल कर जब हम उसमें रखेंगे, मतलब जो भी इसमें प्लस किया हुआ है उसको माइनस करके जो भी बचता है, यानी कहने का मतलब क्या है, देखो मान लो 100 रुपये कॉस्ट है। ठीक है। और आईपी में जो हमारी वैल्यू है वो 150 रुपये, तो यानी 50 रुपये है, ये कहाँ रखेंगे, ये रखेंगे ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट में। ठीक है। ये भी यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ब्रांच स्टॉक रिजर्व, देखो आप जैसे जैसे देखते जाओगे और धीरे धीरे सारे अकाउंट्स बनते चले जाएंगे। बस आप मैं जो कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनो और समझो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है मैंने कि 2500 रुपये है। तो आपको क्या करना है, इस तरफ डेबिट है, सॉरी हाँ, इस तरफ डेबिट साइड है, तो यहाँ लाकर आपको क्रेडिट साइड पटक देना है। इसके लिए रूल होता है जर्नल एंट्री से लेजर बनाने का, तो वो मैं यहाँ पे सिखाने नहीं बैठूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और ना आपके पास इतना टाइम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे डेबिट है, इधर क्रेडिट साइड ला के पटक देना, बाय करके, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है। बाय बैलेंस कैरेट डाउन कौन सा हो गया, सॉरी ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन है ना ये, हाँ, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से इधर मैंने डेबिट साइड लाकर पटक दिया। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना, अभी 2500 है, 2500 को रखो ऊपर। जब भी आईपी में से प्रॉफिट वो निकालना हो, प्राइस निकालना हो, जो भी एक्स्ट्रा प्राइस है उसे निकालना हो, 2500 को रख दो ऊपर। ठीक है। इसमें आ जाओ। अब
125 को रखो नीचे, यानी जो भी टोटल प्राइस आया है ना कॉस्ट के ऊपर, जब भी हम परसेंट लगा के जब प्लस करते हैं तो टोटल प्राइस को रखो नीचे 125। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारा मेन अमाउंट था उसको ऊपर रखा, फिर 125 टोटल वाले को नीचे रखा। अब हमें करना है इनटू किससे, जितना एक्स्ट्रा बाकी है, ठीक है। तो 25 से इस वाले एग्जाम्पल के लिए चलता हूँ। तो मान लो अगर हमारे पास 2500 होता तो मैं क्या करता, 150 नीचे रखता और 50 यहाँ रख देता, ठीक है, इस तरीके से। अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 500, ठीक है। आपका कितना आंसर आएगा, 500 हो गया, अच्छा है। अब इसमें देखते हैं हम आगे क्या करना है। आगे क्या करना है आपको, बाई बैलेंस कैरेट डाउन करना है। क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ था, वो भी आईपी में दिया हुआ था, तो 2900 दिया हुआ था, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसको भी आईपी में दिया हुआ है, तो हमें फिर से वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा ब्रांच स्टॉक रिजर्व में। उधर क्रेडिट साइड है, इधर डेबिट साइड लिख दोगे, ठीक है, टू करके, टू बैलेंस कैरेट डाउन 125 इंटू 25, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वो 580 आएगा। तो इस तरीके से ये ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का। फिर से बता रहा हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का ही ब्रांच स्टॉक में वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। क्योंकि ये भी आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस में था, इसलिए मैंने ये लिया है टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कोशिश करूंगा स्क्रीनशॉट लगा देने की, ताकि आपको बार बार थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है। ये 18,200 है, तो इसके अंदर भी आईपी मतलब ये भी आईपी प्राइस में है, तो इसका भी स्टॉक रिजर्व में चला जाएगा? जी नहीं, इसका स्टॉक रिजर्व में नहीं जाएगा, बल्कि इसके लिए एक नया अकाउंट बनाया जाएगा, जिसको हम कहते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है, जो कि मैं यहीं पे बना देता हूँ। पर्टिकुलर क्रेडिट डेबिट, वो जो भी चीज़ है फॉर्मेलिटी है, आप वहाँ पे जाके अच्छी तरीके से लिख लेना, ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या बताया, टू गुड सेंड टू ब्रांच, वही फॉर्मूला सीधे आपको लगा देना है, ठीक है। इधर डेबिट है, सॉरी इधर, हाँ डेबिट है, तो इधर क्रेडिट साइड आएगा, बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इधर से उठाया गया है, इसीलिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट के नाम से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। आपको उठाकर सीधे सीधे यहाँ पर इसे लिख देना है 18,200। अब यहाँ से मैं आईपी वहाँ निकालने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इनवॉइस प्राइस का प्रॉफिट एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो निकालने वाला हूँ, ठीक है। किस तरीके से निकालूंगा, मैं इसको डालूंगा नाम से टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, गुड्स सेंड टू ब्रांच वाले को पहले मैंने इस ब्रांच स्टॉक्स के डेबिट से क्रेडिट में लिख दिया, सेम अमाउंट लिखा, फिर उसके प्रॉफिट को निकाल कर टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिख दूंगा, ठीक है, जो कि आएगा 3,640 रुपये। किस तरीके से निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, पहले भी बताया, ठीक है। फिर आ जाते हैं वापस इसमें, जैसे जैसे आपको काम पड़ता रहेगा आप अकाउंट बनाते जाना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब बात करते हैं कैश सेल्स की। कैश सेल्स कितना हुआ है हमारे पास, कितना हमारे पास क्वेश्चंस में कैश सेल दिया हुआ है। कैश सेल कितना दिया हुआ है, कैश सेल को बाई बैंक अकाउंट के नाम से हम एंट्री करेंगे इसकी, ठीक है, कैश सेल के नाम से नहीं, क्योंकि 10,800 है, ये आईपी इनवॉइस प्राइस या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर बाई ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्रेडिट सेल है, ठीक है, क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल इंक्रीज होता है मीन्स डेबिट डेटर तो इंक्रीज हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ब्रांच डेटर अकाउंट के नाम से लिख दिया है बाई ब्रांच डेटर अकाउंट, जो कि क्रेडिट सेल है। याद रखना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्रेडिट सेल, ताकि आप भूलो मत, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमें क्या करना है, अपना अकाउंट जो है क्लोज कर देना है। कोई कंफ्यूजन वाली इसमें बात नहीं थी, जो भी चीज़ थी मैंने आपके सामने रख दी। कैश सेल, क्रेडिट सेल, ये क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस, और ये टू गुड्स टू सेंड टू ब्रांच, ठीक है। और इसका जो टोटल आएगा 20,700 और इसका 20,700, ठीक है। अब बढ़ते हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट की तरफ। इसका जो
ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो 1400 है, बिना किसी इनवॉइस प्राइस पे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ क्लोजिंग बैलेंस का, तो वो कितना है, 1250 है, ठीक है। कितना है, 1250 है। तो क्रेडिट सेल जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको इस इधर किस तरफ लिखा है, क्रेडिट साइड, तो इधर डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7000, ठीक है, 7000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है, एक पॉइंट ऐसा है कि जिसमें हमें डेटर से पैसे रिसीव हुए हैं, रिसीव्ड डेट फ्रॉम डेटर, ठीक है। तो बाई कैश अकाउंट ये हो जाएगा 6600, जितना रिसीव हुआ है, जाहिर सी बात है डेटर से रिसीव हुआ है तो डेटर्स में ही लिखेंगे ना, ठीक है। और वो भी कैश रिसीव हुआ है, इनकम हुई है, तो इसी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। अब उसमें और कुछ रह गया है, तो इसमें एक चीज़ रह गई है, बाई ब्रांच एक्सपेंसेस करके लिखेंगे वो चीज़ें अकाउंट। इसमें क्या लिखेंगे, ब्रांच एक्सपेंसेस में आपके बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, याद रखना, डिस्काउंट अलाउ हुआ है आपको, डिस्काउंट मतलब बैड डेट्स लगा है, तो वो इसमें लिखेंगे, तो बाई ब्रांच एक्सपेंसेस करके, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, डिस्काउंट अलाउड है हमारे पास 350 का और बैड डेट्स है 200 का, दोनों को मिला के 5500 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये भी चीज़ पूरी हो गई, ये भी चीज़ हमारे पास पूरी हो गई, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास पूरी हो गई। अब हम देखते हैं ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ये हमें बनाना पड़ेगा, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको खेलना है बस खेल, इसका इधर लाके और इसका इधर लाके, ठीक है। टू बैलेंस कैरेट डाउन को क्या करो, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 580 लिख दो, ठीक है, 580, और इसको इधर ले आओ, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके 500 लिख दो, बात खत्म, ठीक है। और दोनों को प्लस कर दो, 1080 1080 हो गया, ये भी अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। इस अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। इस अकाउंट में ये अकाउंट भी आपको यहाँ पे क्लोज करना है, लेकिन टोटल इक्वल तो आ नहीं रहा किसी भी तरीके से, तो ये आपको क्या करना है, टैली करने की कोशिश करना है, ठीक है। अब 18,200 में से 3,640 माइनस करोगे तो वो आएगा हमारे पास 14,560, जो कि टू ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से होगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, घबराना मत, ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से होगा, लेकिन आएगा मतलब जो भी अमाउंट आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से आएगा। अब बनाते हैं ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है, यही रह गया है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, पर्टिकुलर रेट पर्टिकुलर्स, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में क्या देखना है, आप एक पूरा देखते चलो कि कहाँ कहाँ आपने सारे अकाउंट्स में कहाँ कहाँ इसका नाम है। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट का बस एक जगह पे ही नाम था, जो कि क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड है तो उठा के डेबिट साइड कर दो, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें दी हुई है हमारे पास क्वेश्चन में, मैं आपको बता दूं कि रेंट, रेट्स और टैक्सेस ये पे किया गया है हेड ऑफिस के द्वारा, है ना, ये किसके द्वारा पे किया गया है, हेड ऑफिस के द्वारा, ठीक है। वेजेस हेड ऑफिस के द्वारा पे किया गया है, सनड्राई क्रेडिटर्स मतलब हेड ऑफिस के द्वारा पे किया गया है, तो वो चीज़ भी इसमें लिखी जाएंगी। है एक्सपेंसेस किसके हैं, ब्रांच के हैं, लेकिन पे बस हेड ऑफिस ने किया है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे हो जाएगा रेंट कितने का, 160, वेजेस 800, क्रेडिटर्स सनराई क्रेडिटर्स जो कि 680 है। अब तीनों का टोटल लिख करके हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कितना हो गया ये, 041 कैरी 14, एक सेकेंड, 16 हो गया, आई थिंक 16 हुआ शायद, 1640 रुपये, ठीक है। कुछ अगर गलती होगी तो देख लेंगे। फिर आता है हमारे पास ये वाला, अब ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट किस में लिखा हुआ है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट में, तो ये जब क्रेडिट साइड से उठ के इस इधर आएगा ना, तो वो ब्रांच डेटर्स अकाउंट के नाम से
आएगा। किसके नाम से आएगा? ब्रांच डेटर्स अकाउंट के नाम से आएगा। ठीक है, और इस तरफ क्या है? इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या करना है? इसको प्लस करना है। ठीक है, इसको हमने किया प्लस, इधर भी उतना ही, तो यहाँ जो आएगा वो आएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से। एडजस्टमेंट अकाउंट सबसे लास्ट में बनाना है, जिसमें हमें प्रॉफिट लॉस का पता चलेगा। ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से बनाना है। तो हमारे पास इतने अकाउंट बन गए, 1 2 3 4 5 अकाउंट बन गए। अब लास्ट अकाउंट हमारा रह रहा है। यार लास्ट अकाउंट में कुछ भी नहीं करना है, आपने जहां जहां पर भी, ठीक है, आपने जहां जहां पर भी ब्रांच एडजस्टमेंट वाली चीज़ें लिखी हैं उसे आपको यहाँ पर उतार देना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर लिखी है? एक यहाँ पर लिखी है, पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट यार लिखते रहना, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुझे दिख गया, तो इधर क्रेडिट साइड है, मैं उठाकर डेबिट साइड लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से है, और किस अकाउंट के अंदर लिखा गया है? ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट के, तो मैं ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के नाम से लिख दूंगा। ठीक है, जितना भी अमाउंट होगा। ठीक है, ऊपर देखते हैं, ऊपर हमारे पास टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से दिया गया है। कौन सा अकाउंट में? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो इधर डेबिट साइड है, मैं इधर उठा के क्रेडिट साइड लिख दूंगा। किस नाम से? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, उसी अकाउंट के नाम से जिस अकाउंट में उसका नाम लिखा गया है। ठीक है, और देखते हैं किस तरीके से है। हाँ, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट के नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इधर वाला क्रेडिट वाला डेबिट चला जाएगा, डेबिट वाला क्रेडिट चला जाएगा। ठीक है, और नाम लेकिन दोनों का सेम ही रहने वाला है, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 500 और टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, 580। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे पूरा कर देंगे। तो ये हमारा होता है यहाँ पर ख़त्म, पूरा ब्रांच अकाउंटिंग। यहाँ पर जितना भी मेरे से हो पाया है, जितना भी पॉसिबल हो पाया है, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुछ भी अगर आपको लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है, फीडबैक अपना प्लीज़ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। बिल्कुल स्ट्रेस लेके मत जाना, स्ट्रेस लेके जाओगे फालतू में पेपर खराब होगा, और आराम से पास हो जाओगे यार। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ पास हो जाओगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।